सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today I am going to teach you the geography chapter from standard 10. So our chapter name is resources and development. First of all, let me tell you one thing that if you have any doubts regarding my topics, regarding my channel, you can write in the comment section. I will discuss with you. And please subscribe my channel and please share these videos among your friends so that they can know better. Thank you very much. Let's start. Resources and development. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. जितने सारे चीजें हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है तो हम उसको यूज करके उसको हमारा जो सेटिस्फाई है, जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ये सारे चीज को हम एक टर्म दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जितना एनवायरनमेंट में हमारे जो चीजें मिलता है, जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करते हैं तो वो डिपेंड किस पे करता है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर के ऊपर से, टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन बींग होते हैं वो नेचर के हिसाब से वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मेनी? आप क्या सोचते हैं क्या जो गिफ्ट ऑफ नेचर है वो बाय मेनी मतलब बहुत सारे लोगों के दिया गया है? दे आर नॉट, वो नहीं है। रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये एक ह्यूमन फंक्शन का एक्टिविटी होता है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। जो ह्यूमन बींग है तो उसका जो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मटेरियल है अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस, वो क्या करते हैं? जो मटेरियल अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, वो क्या करते हैं? उसको मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड यूज देम, उसको यूज करते हैं। These are resources can be classified in the following ways. तो वो जो रिसोर्सेस है वो हम फॉलोइंग वेज में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से हम दो भाग क्या है, एक है बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। On the basis of status of development, potential, developed stock and reserves. You can see in this diagram the resources are divided into two types, natural and human. Natural is renewable and non-renewable, and renewable is continuous or flow and wind and water, biological, natural vegetation and wildlife. And non-renewable resources divided in two types, recycled metals, non-recycled. Human being, structures and institutions, and quantity and quality. The types of resources. Let's see on the basis of origin. What is the basis of origin? And let's understand what is the basis of origin and what are the types of origin. First is biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. तो ये जो सारे जो ऑब्टेन किया गया है वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया गया है और हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग का लाइफ होता है, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। ये सारे चीज इसमें होता है। एबायोटिक क्या होता है? ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक मेटल होता है वो एबायोटिक रिसोर्सेज में जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खत्म होता है। द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical, mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. जो resources होता है उसको हम renew कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, reproduce कर सकते हैं by physical, chemical, mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example,
solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. तो continuous और flow में हम उसको divide कर सकते हैं. Non-renewable resources. Non-renewable क्या होता है? These occur over very long geographical time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. जो resources होता है वो long time के लिए नहीं होता है. Sorry, ये non-renewable अकर होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take million of years in their formation. तो million years लगता है ये formation होने में. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled. जो fossil fuel है उसको cannot be recycle नहीं हो सकता है and get exhausted with their use. तो वो अपनी use के साथ वो exhausted हो जाता है. On the basis of ownership, जो ownership के हिसाब से divide किया गया, पहला है वो individual resources. These are also owned privately by individuals. तो privately जो individuals है उनके हिसाब से भी लिया जाता है. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payments of revenue. तो revenue के हिसाब से वो क्या करते हैं, उनको allot करते हैं. In villages, तो village में क्या करते हैं, there are people with land ownership but there are many who are landless. तो गांव में बहुत सारे लैंड होते हैं लेकिन उनके पास कुछ लैंडलेस होता है, मतलब जमीन नहीं होता है. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जो अर्बन पीपल होते हैं उनके पास प्लॉट्स होता है, हाउस होता है, अदर प्रॉपर्टी होता है. प्लांटेशन, पेस्टल लैंड्स, ponds, water in wells are some of the examples of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. You can list it in yourself. Community owned resources. There are resources which are accessible to all the members of community. तो एक कम्युनिटी के लिए अगर कुछ चीज रिसोर्सेज मिलता है, एक्सेसिबल होता है, तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, playgrounds in urban areas are the factor accessible to the all of the living there. National resources. Technically, all the resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for the public good. Public good के लिए वो private property भी हासिल कर सकता है. You might have seen roads, canals, railways being constructed on the fields owned by some individuals. आपने देखा होंगे कि जो इंडिविजुअल के पास जो जमीन होता है वहां पे रोड्स, कैनल्स, रेलवे ब्रिज बनाया गया है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्वायर लैंड. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. International resources क्या होता है? There are international institutions which regulate some resources. तो यहाँ पे कुछ international institution होता है जो resources को regulate करता है. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. Do you know? वो आप पढ़ लेंगे ट्राई करके. On the basis of status of development. तो potential resources क्या होता है? The resources which are found in the region, एक region में मिलता है but have not been utilized, लेकिन utilize नहीं हुआ है, uses नहीं हुआ है. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो वहाँ पे जो solar energy है, विंड एनर्जी है, वो वहां पे सफिशिएंट मिलता है राजस्थान, गुजरात में, बट अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है. डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on the technology and level of their feasibility. तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी एंड फिजिबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है. स्टॉक क्या होता है? materials in the environment which have the potential to satisfy human needs. जो materials environment में मिलता है वो have the potential to satisfy human needs. ह्यूमन का जो wants and needs होता है उसको satisfy करने के लिए उसके पास potential है, but human beings don't have the appropriate technology to access this. लेकिन जो human being है उसके पास essential appropriate technology नहीं है कि वो उसको access कर सके. Are included among the stock. For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy.
but we don't have the equal technical know-how to use them for this purpose, hence it can be considered as stock. उसको हम स्टॉक के हिसाब से मानते हैं. तो रिजर्व क्या होता है? A reserve subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power. जो river water होता है तो हम उसको use कर सकते हैं electricity power generate करने के लिए. But presently it is being utilized only a limited extent. लेकिन अभी जो use किया जा रहा है वो limited extent के लिए use हो रहा है. Thus the water in dams, forest and is a reserve which can be used in future. जो water dams में है, forest में है, तो उसको हम future में उसको use कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो हम उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट वाज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो जो ह्यूमन सर्वाइव के लिए है वो रिसोर्सेज का बहुत वाइटल पार्ट है. एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमको रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. जो नेचर का जो फ्री गिफ्ट है हम बिलीव करते हैं कि ये है नेचर का फ्री गिफ्ट. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. क्या problems है? Depletion of resources for satisfying greed of few individuals. कुछ जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जब ग्रीडी व्यक्ति होते हैं, तो उनका जो satisfy needs जो है उसको satisfy करने के लिए resources को deplete करना पड़ता है, depletion करना पड़ता है. Accumulation of resources in few hands. जो एक्यूमुलेट करते हैं रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथ में होता है. which in turn divide the society into two segments, haves and have nots or rich and poor. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. जो equitable distribution है, जो रिसोर्सेस है वो एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है ग्लोबल पीस के लिए. इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर. अगर इसी तरह ये डिप्लेशन होता रहा तो हमारे देश के लिए या हमारे लिए, हमारे प्लेनेट के लिए बहुत डेंजर हो जाएगा. Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all the forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. तो लेकिन अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. जो डेवलपमेंट होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है, वो डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन डैमेजिंग द एनवायरमेंट को डैमेज ना कर. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज with the needs of future generations. Now it comes how to plan resources. Planning is the widely accepted strategy for the judicious use of resources. It is important in a country like India. India has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. तो ये सारे जो स्टेट होते हैं तो वहां पे बहुत मिलता है क्या? मिनरल्स एंड कोल. अरुणाचल प्रदेश has the abundance of water resources but lacks in infrastructural development. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ है वहां पे. The state of Rajasthan is very well endowed with solar energy and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resources planning at the national, state, regional and local levels. Now resource planning in India. तो resource planning India में कैसा होता है अभी हम देखेंगे. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves, ये क्या इन्वॉल्व करता है? और सर्वेइंग, मैपिंग. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा.
and qualitative and quantitative estimation and measurement of resources, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans, matching the resource development plans with overall national development plans. India has made concerted effort for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. The availability of resources is necessary condition for development of any region. किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका डेवलपमेंट करना, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. तो जो corresponding changes होता है टेक्नोलॉजी में, वो एब्सेंस होने के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम हिंडर कर देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन हिंडर करते हैं. These are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. लेकिन वो economically developed हो रहे हैं. Can you name some resource rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? Give some reason for a situation. The history of colonization reveals that the rich resources in colonies were main attraction for the foreign invaders. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कॉलोनी के लिए वो अट्रैक्टेड हुए थे. It was primarily higher level of technology development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलोनाइज बनाया गया है उसको आप टेक्नोलॉजी प्राइमरीली हायर लेवल था, तो इसलिए वो यहाँ आकर एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज किए, मतलब वो जो अदर रीजन का वो रिसोर्सेज को ले लिए और अपनी जो सुप्रीमेसी है यहाँ कॉलोनी में एस्टेब्लिश कर दिए. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also technology, quality of human resources, and historical experience of the people. Now comes the question that conservation of resources. कैसे हम उसको conserve करेंगे? Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and other overutilization environment problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. These had been the main concern of the leaders, thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for anybody's need and not for anybody's greed." तो महात्मा गांधी ने बोले थे कि जो हमारे रिसोर्सेस इंडिया में अवेलेबल है वो किसी भी इंसान की नीड के लिए वो फुलफिल कर सकता है, वो एनफ है, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए फुलफिल नहीं कर सकता. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. जो ग्लोबल लेवल पे है, जो रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, वो प्रॉब्लम किसको बोले हैं? जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल है उनको बताया गया है. He was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses.